पृथ्वी पर एक ऐसा समय आया था जब ऊर्जा संसाधन जैसे बिजली, तेल और प्राकृतिक गैस विलुप्त होने की कगार पर थे। लोग बल्ब जलाने से पहले 2 बार सोचते थे। प्राकृतिक गैस की कमी से भोजन की कमी बढ़ गई और परिवहन ठप हो गया। लेकिन अब ये सब इतिहास बन चुका है। आज दुनिया ऐसी समस्याओं से मुक्त है और ये सब संभव हुआ है चंद्रमा उद्योगों द्वारा खोजे गए हीलियम-3 के कारण। यह कंपनी हीलियम-3 का उपयोग करके सुरक्षित फ्यूजन ऊर्जा पैदा करती है, जो पृथ्वी की ऊर्जा खपत का 70% पूरा करती है। हीलियम-3 सूरज में पाया जाता है और सौर हवा द्वारा ले जाया जाता है। जब सौर हवा सूरज से निकलती है तो ये अंतरिक्ष में फैल जाती है और जब ये चंद्रमा की सतह तक पहुंचती है तो चंद्र मिट्टी उस सौर हवा के हीलियम को सोख लेती है। ये अरबों सालों से हो रहा है, जिससे चंद्र मिट्टी में हीलियम का भारी संचय हो गया है। चंद्र उद्योगों ने चंद्र सतह से ये हीलियम निकाला। इसके लिए उन्होंने चंद्रमा के एक दूरस्थ हिस्से में एक खनन आधार बनाया, जहां मिट्टी में हीलियम की सबसे ज्यादा सांद्रता थी। चंद्र उद्योगों के हार्वेस्टर चंद्र मिट्टी से हीलियम निकालते रहे दिन रात, फिर उसे पृथ्वी पर भेज दिया। ये खनन आधार पूरी तरह से स्वचालित था, इसलिए सिर्फ एक इंजीनियर की जरूरत पड़ती थी इसे संभालने के लिए। चंद्र उद्योगों ने हर इंजीनियर के साथ 3 साल का अनुबंध किया। जब अनुबंध खत्म होता तो वे इंजीनियर को पृथ्वी पर वापस ला लेते और एक नया भेज देते। उस समय इंजीनियर बेल आधार संभाल रहा था। हार्वेस्टर चंद्र मिट्टी से हीलियम-3 निकालते और कंटेनरों में स्टोर करते। सैम का काम यहीं से शुरू होता। सैम रोवर लेकर हार्वेस्टर तक जाता, निकाले गए हीलियम-3 के कंटेनर इकट्ठा करता और उन्हें लॉन्चर स्पेसक्राफ्ट से पृथ्वी की ओर छोड़ देता। अगर कोई हार्वेस्टर खराब हो जाता तो सैम उसे ठीक करता। सैम की मदद के लिए आधार पर एक एआई रोबोट करती था, जो इंजीनियरों की सहायता के लिए प्रोग्राम किया गया था। हालांकि कर्टी इंसान जैसा नहीं था, इसलिए वो आधार से बाहर नहीं निकल सकता था। इसके बजाय वो छत से जुड़ा रहता और छत पर बने ट्रैक्स पर घूमता। उस खाली और निर्जन जगह में 3 साल अकेले बिताना बेहद मुश्किल था। ऊपर से कर्टी ने सैम को बताया कि उनका संचार उपग्रह खराब हो गया है, इसलिए लाइव कॉल संभव नहीं। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच कोई सीधी संचार नहीं हो सकता। वे सिर्फ वीडियो मैसेज भेज और प्राप्त कर सकते थे। अपनी एकाकीपन से निपटने के लिए सैम अक्सर गर्ती से बात करता। उसने वहां कुछ पौधे भी उगा रखे थे। वह उन्हें पिता की तरह संभालता और जब कुछ और न होता तो वो लकड़ी के मॉडल बनाकर समय बिताता। जब सैम पहली बार चंद्रमा के लिए रवाना हुआ था तो उसकी पत्नी टेस गर्भवती थी। कुछ समय बाद टेस ने एक बेटी को जन्म दिया और उन्होंने उसका नाम ईव रखा। सैम की बेटी अब 3 साल की हो चुकी थी, लेकिन सैम ने उसे सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग्स में देखा था। अब सैम का 3 साल का अनुबंध कंपनी के साथ खत्म होने वाला था। वह पृथ्वी लौटने और आखिरकार टेस और ईव से मिलने के लिए उत्साहित था। एक दिन सैम टीवी देखते हुए अपनी लकड़ी के मॉडल पर काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने टीवी बंद किया और कॉफी बनाने चला गया। जैसे ही वह गर्म पानी भरने गया, अचानक उसने देखा कि सामने की कुर्सी पर एक लड़की बैठी है। न जानते हुए कि वो कौन है, सैम सदमे में जम गया। उसी पल उसका हाथ गर्म पानी में चला गया, जिससे दर्द से वो उछल पड़ा। अगले ही पल जब उसने कुर्सी की ओर दोबारा देखा तो लड़की गायब हो चुकी थी। ये निश्चित रूप से अजीब था, लेकिन सैम ने सोचा कि शायद ये उसकी कल्पना है। उसने ज्यादा सोचा नहीं। सैम ने गर्ती की मदद से अपना हाथ बैंडेज किया और सोने चला गया। अगली सुबह जब सैम जागा तो उसने देखा कि हार्वेस्टर ने एक और हीलियम-3 कंटेनर लोड कर दिया है। तुरंत अपना रोवर लिया और हार्वेस्टर की ओर बढ़ा। विशाल हार्वेस्टर मिट्टी से हीलियम-3 निकालता रहा, पीछे चट्टाने और धूल उड़ाता हुआ। सैम का रोवर हार्वेस्टर तक पहुंचने ही वाला था जब अचानक धूल के बीच में उसी लड़की का चेहरा दिखा, जिसे उसने रात को कुर्सी कुर्सी पर देखा था। सैम हक्का बक्का होकर बस उसे घूरता रहा। उसी पल सैम का रोवर सीधे हार्वेस्टर के पहिए से टकरा गया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया और हार्वेस्टर भी रुक गया। सैम का रोवर दुर्घटना में पूरी तरह बर्बाद हो गया, जिससे उसके अंदर का ऑक्सीजन तेजी से लीक होने लगा।
ये देखकर सैम ने तुरंत स्पेस सूट हेलमेट पहना और अगले ही पल वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब सैम जागा तो वो खुद को स्ट्रेचर पर पड़ा पाया। गर्टी उसके पास था। सैम ने गर्टी से पूछा, मैं कहाँ हूं? गर्टी ने जवाब दिया, तुम अभी आधार के मेडिकल रूम में हो। तुम्हें एक हादसा हुआ था और तुम घायल हो गए थे। क्या तुम्हें कुछ याद है? सैम ने सोचने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह कि उसे हादसे के बारे में कुछ याद नहीं आया। हालांकि उसे गर्दी याद था। गर्दी ने बताया, हादसे में तुम्हारा दिमाग थोड़ा चोटिल हो गया, इसलिए कुछ चीजें याद नहीं। तुम्हारा शरीर अभी कमजोर है, इसलिए मुझे आदेश मिला है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए मेडिकल रूम में ही रखूं। ये कहकर गर्दी चला गया। थोड़ी देर बाद सैम ने सुना कि गर्दी बाहर किसी से बात कर रहा है। ये सुनकर सैम बिस्तर से उतरा और बाहर जाने की कोशिश की। हाल ही में सैम की हालत इतनी खराब थी कि वो ठीक से चल नहीं पा रहा था, लेकिन किसी तरह वो बाहर पहुंच गया। बाहर आकर उसने देखा कि गर्टी कंप्यूटर पर कमांड सेंटर से वीडियो कॉल पर बात कर रहा है। हार्वेस्टर के खराब होने के बारे में बता रहा है। सैम को बताया गया था कि संचार उपग्रह खराब हो गया है, जिससे पृथ्वी से कोई लाइव संचार संभव नहीं। तो गर्टी कमांडर से वीडियो कॉल पर कैसे बात कर रहा था? जैसे ही सैम नजदीक आया, गर्टी ने कॉल तुरंत काट दी। सैम ने गर्टी से पूछा कि वो किससे बात कर रहा था। गर्टी ने झूठ बोला और कहा कि वो किसी से बात नहीं कर रहा था, बल्कि वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर रहा था। सैम ने और सवाल नहीं किया। कुछ समय बाद सैम की हालत सुधर गई। इसी बीच उसने नोटिस किया कि वो हार्वेस्टर जिससे वो टकराया था अभी भी खराब पड़ा है। सैम ने फैसला किया कि वो आधार से बाहर जाकर उसे ठीक करेगा, लेकिन तभी उसे पता चला कि गर्टी ने सारे दरवाजे लॉक कर दिए हैं। सैम ने गर्टी से दरवाजा खोलने को कहा, लेकिन गर्टी ने मना कर दिया और कहा कि जब तक सैम पूरी तरह शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक न हो जाए, तब तक उसे बाहर नहीं जाने दे सकता। फिर गर्टी ने सैम को कमांडिंग ऑफिसर्स का एक वीडियो मैसेज दिखाया, जिसमें उन्होंने बताया कि वे एक रेस्क्यू टीम चंद्रमा भेज रहे हैं जो खराब हार्वेस्टर को ठीक कर देगी। उसके बाद आधार फिर पूरी तरह काम करने लगेगा। उन्होंने सैम को आदेश दिया कि रेस्क्यू टीम के आने और सब ठीक होने तक आधार के अंदर ही रहे। ये मैसेज देखकर सैम का दिमाग और ज्यादा बेचैन हो गया। वो पूरी तरह ठीक हो चुका था, फिर भी कमांडिंग ऑफिसर्स उसे बाहर नहीं जाने देना चाहते थे। सैम किसी भी हाल में बाहर जाना चाहता था। फिर उसे एक आइडिया आया। उसने एक कंपार्टमेंट खोला और चाकू से एक पाइप काट दिया, जिससे गैस लीक होने लगी। इससे पूरे आधार में इमरजेंसी अलार्म बज उठा। सैम ने गर्टी को बुलाया। गर्टी तुरंत पाइप ठीक करने का। इसी बीच सैम ने गर्टी से कहा, मुझे लगता है कि कोई सूक्ष्म उल्का पिंड ने हमारे आधार को चोट किया है और इस पाइप में छेद कर दिया। हो सकता है कि आधार की बाहरी परत भी क्षतिग्रस्त हो गई हो, इसलिए मुझे बाहर जाकर जांचना होगा। लेकिन गर्टी ने बाहर जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि कमांड सेंटर से उसे आदेश मिला है कि सैम को आधार से बाहर न जाने दिया जाए। सैम ने कहा, देखो गर्टी, ये स्पेस बेस बेहद नाजुक है। सबसे छोटी गलती भी पूरी संरचना को तबाह कर सकती है। अगर तुम चाहो तो हम कमांड सेंटर तक ये खबर नहीं जाने देंगे, लेकिन प्लीज मुझे बाहर जाकर जांचने दो। गर्टी मान गया। सैम तुरंत स्पेस सूट रखे कमरे में गया। अजीब बात यह कि कमरे से एक स्पेस सूट गायब था। सैम ने ज्यादा सोचा नहीं। उसने दूसरा स्पेस सूट पहना और आधार से बाहर निकल गया। सैम रोवर में बैठा और खराब हार्वेस्टर की ओर बढ़ा। पहुंचकर उसने देखा कि उसका रोवर अभी भी हार्वेस्टर के नीचे दबा पड़ा है। उसने रोवर की खिड़की से झांका और देखा कि अंदर एक स्पेस सूट पड़ा है। सैम तुरंत रोवर में चढ़ गया और जैसे ही उसने स्पेस सूट से हेलमेट हटाया तो वो जो देखा वो स्तब्ध रह गया। स्पेस सूट के अंदर एक बेहोश और घायल सैम पड़ा था। लेकिन यह कैसे संभव था? अगर सैम अभी भी रोवर में घायल पड़ा है तो मेडिकल रूम में जागा वो दूसरा सैम कौन था? उस दूसरे सैम ने घायल सैम को उठाया और आधार पर लाया। जैसे ही वो आधार पहुंचा तो गुस्से में गर्टी से बोला, ये आदमी कौन है? ये मुझ जैसा क्यों दिखता है? गर्टी ने सवाल को टालते हुए कहा, उसे इलाज की जरूरत है, हमें उसे तुरंत मेडिकल रूम ले जाना होगा। थोड़ी देर बाद घायल सैम स्ट्रेचर पर जागा और बोला, मैं कहाँ हूं? गर्टी ने जवाब दिया, सैम, तुम आधार के मेडिकल रूम में हो। तुम्हें ये हादसा हुआ था, क्या तुम्हें कुछ याद है?
सैम ने कहा, हाँ याद है। मैंने धूल में एक लड़की का चेहरा देखा। वो मुझे भटका गया और सब हो गया। सैम भी कमरे में मौजूद था, लेकिन वो अपनी नजरें बचाता रहा। सैम को लगा कि शायद दूसरा सैम उसकी कल्पना ही है। सैम ने गर्टी से पूछा, क्या यहां हम दोनों के अलावा कोई और है? कर्टी ने सवाल टाला और कहा, सैम, तुम्हें आराम चाहिए, आराम करो। ये सुनकर सैम दूसरे सैम को घूरने लगा। ये देखकर दूसरा सैम नजरें हटाकर चला गया। थोड़ी देर बाद सैम बिस्तर से उठा और बाहर आया। उसने देखा कि दूसरा सैम एक कमरे में व्यायाम कर रहा है। अब सैम को समझ आ गया कि दूसरा सैम उसकी कल्पना नहीं बल्कि असली है। वो तुरंत गर्दी के पास गया और पूछा, वो आदमी कौन है और वो मुझ जैसा क्यों दिखता है? गर्दी ने जवाब दिया, वो भी सैम बेल है। ये सुनकर सैम सदमे में आ गया। वो दूसरे सैम के पास गया और बोला, कर्टी कह रहा है कि तुम भी सैम बेल हो, लेकिन मैं भी सैम बेल हूं। तुम कौन हो और कब यहां आए? दूसरे सैम ने कहा, मुझे एक हफ्ता पहले यहां भेजा गया था। मुझे लगता है कि तुम मेरे क्लोन हो। ये सुनकर सैम चिढ़ गया और बोला, क्या कहा तुमने? मैं क्लोन हूं। मैं तो 3 साल से यहां हूं। दूसरा सैम बस मुस्कुराया और चुप रह गया। थोड़ी देर बाद सैम पौधों को पानी दे रहा था जब दूसरा सैम उसके पास आया और उसे घूरने लगा। फिर सैम ने कहा, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। ये कहकर सैम ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन दूसरे सैम ने पीठ फेर ली। वे दोनों थोड़ी देर बहस करते रहे। बातचीत के दौरान उन्हें पता चला कि उनकी यादें बिल्कुल एक जैसी हैं। हालांकि अजीब बात यह कि दूसरे सैम को अपनी पत्नी टेस की याद थी, लेकिन बेटी ईव की कोई याद नहीं। इसी बीच सैम को कमांड सेंटर से एक वीडियो मैसेज मिला कि रेस्क्यू टीम चंद्रमा के लिए रवाना हो चुकी है और 14 घंटे में लैंड करेगी। ये सुनकर सैम सदमे में आ गया। उसे समझ नहीं आया कि कमांडिंग ऑफिसर्स रेस्क्यू टीम क्यों भेज रहे हैं। लेकिन फिर सैम ने अंदाजा लगाया कि शायद वे उसे चोट लगने और 3 साल के अनुबंध के खत्म होने के कारण पृथ्वी पर वापस लेने के लिए टीम भेज रहे हैं। लेकिन दूसरे सैम ने पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वे तुम्हें बचाने आ रहे हैं? देखो, मुझे एहसास हो गया है कि हम दोनों में से कोई भी असली सैम बेल नहीं है। हम असली सैम बेल के तो जैसे ही तुम्हें हादसा हुआ, हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स ने मान लिया कि तुम मर गए और मुझे तुरंत आधार पर जगा दिया। अब सोचो, मैं भी उस खराब हार्वेस्टर को ठीक कर सकता हूं, तो फिर हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स रेस्क्यू टीम क्यों भेज रहे हैं इसे ठीक करने के लिए? हकीकत यह है कि वे नहीं चाहते कि मैं बाहर जाकर हार्वेस्टर ठीक करूं और तुम्हारे जैसा क्लोन मिलूं। इसलिए उन्होंने मुझे आधार के अंदर कैद कर लिया और रेस्क्यू टीम भेज रहे हैं ताकि वे तुम्हें खत्म कर दें, हार्वेस्टर ठीक करें और तुम्हारे अस्तित्व का सारा सबूत मिटा दें। और वे उम्मीद करते हैं कि मुझे कभी सच्चाई ना पता चले। भले ही मैं चुपके से बाहर निकला और तुम्हें ढूंढ लिया, लेकिन हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स को ये नहीं पता। वे अभी भी सोचते हैं कि मुझे सच्चाई का पता नहीं चला, इसलिए वे रेस्क्यू टीम भेज रहे हैं सब छिपाने के लिए। लेकिन सैम तैयार नहीं था ये मानने को कि वो क्लोन है। वो गुस्से में चला गया। थोड़ी देर बाद सैम अपना दिमाग शांत करने के लिए लकड़ी के मॉडल बना रहा था जब दूसरा सैम उसके पास आया। उसने पूछा, क्या तुमने नोटिस किया कि तुम्हारे हादसे के बाद मैं कितनी जल्दी मेडिकल रूम में पहुंच गया? कंपनी का पृथ्वी से चंद्रमा तक मुझे इतनी तेज भेजना असंभव है, तो मुझे लगता है कि मैं पहले से ही यहां था। और अगर मैं यहां था तो और भी क्लोन यहां होने चाहिए। यहां कहीं एक गुप्त कमरा होगा जहां सारे क्लोन स्टोर हैं। सैम हंस पड़ा और बोला, मैं 3 साल से यहां हूं और मुझे आधार का हर कोना पता है। यहां कोई गुप्त कक्ष नहीं है और क्लोन की बात तो बकवास है जब कंपनी इंसानों का इस्तेमाल कर सकती है। दूसरे सैम ने कहा, शायद तुम भूल रहे हो कि हम एक कंपनी के लिए काम करते हैं और किसी भी कंपनी के लिए मुनाफा नुकसान मायने रखता है। अब सोचो, अगर कंपनी हर 3 साल में एक इंसान को पृथ्वी से इस दूरस्थ जगह पर भेजने में पैसा लगाए तो खर्चा बहुत होगा और इंसान की जान को भी खतरा रहेगा। इसलिए कंपनी ने हम जैसी कई क्लोन बनाए और उन्हें चंद्रमा पर कहीं छिपा रखा। अगर कोई क्लोन किसी कारण मर जाता है तो वे बस दूसरे क्लोन को जगा देते और काम पर लगा देते। इससे कंपनी को बहुत पैसा बचता है। और सोचो कि संचार उपग्रह को अभी तक क्यों नहीं ठीक किया, क्योंकि वे डरते हैं कि अगर हम पृथ्वी से लाइव बात करने लगे
तो किसी को हम क्लोन होने की सच्चाई पता चल जाए। लेकिन सैम को दूसरे सैम की बातें अभी भी बेतुकी लगी। दूसरा सैम बेहद निराश हो गया। वो गुस्से में बाहर गया और गुप्त कमरे की तलाश शुरू कर दी। उसने आधार का हर इंच छान मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर दूसरा सैम सैम के पास आया और कहा कि लकड़ी के मॉडल वाली टेबल हटाकर नीचे जांचने दे। लेकिन सैम ने अपनी लकड़ी के मॉडल को छूने से भी मना कर दिया। इससे दूसरे सैम को गुस्सा आ गया और वो सैम को धक्का देने लगा। दोनों के बीच झगड़ा हो गया। फिर दूसरे सैम ने सैम को मारा, उसकी नाक टूट गई और उसे एक तरफ फेंक दिया। फिर उसने लकड़ी की टेबल उलट दी और फर्श की जांच की, लेकिन गुप्त कमरा नहीं मिला। इसी बीच सैम ने पीछे से दूसरे सैम पर हमला किया, लेकिन दूसरे सैम ने उसकी गर्दन पकड़ ली। सैम की नाक से खून बह रहा था। ये देखकर दूसरे सैम ने छोड़ दिया और माफी मांगी। सैम गुस्से में चला गया। हालांकि अब सैम को महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। थोड़ी देर बाद जब वो शांत हुआ तो गर्टी के पास गया और पूछा, गर्टी, क्या मैं सच में क्लोन हूं? गर्टी ने कहा, क्या तुम्हें याद है सैम, 3 साल पहले जब तुम पहली बार यहां आए तो तुम मेडिकल रूम में जागे और मैंने बताया कि तुम्हारा स्पेसशिप क्रैश हो गया था, तुम घायल हो गए थे। मैंने ये भी कहा कि हादसे में तुम्हारा दिमाग चोटिल हो गया, इसलिए कुछ याद नहीं। तुम उस समय बहुत कमजोर थे, लेकिन कोई हादसा नहीं हुआ, न ही तुम स्पेसशिप से आए थे। तुम क्लोन हो। तुम्हें मेडिकल रूम में ही जागाया गया था। क्लोन के दिमाग और शरीर को जागने के बाद समायोजित होने में समय लगता है, इसलिए शुरू में वे शरीर को संतुलित नहीं रख पाते। इसलिए हम उन्हें झूठी हादसे की कहानी सुनाते हैं ताकि वे मेडिकल रूम में रहें जब तक उनका दिमाग और शरीर पूरी तरह समन्वित न हो जाए। ये हमारी प्रक्रिया है। हम हर क्लोन के साथ यही करते हैं। ये सुनकर सैम सदमे में आ गया। वो बोला, यह असंभव है। मेरी पत्नी टेस और बेटी ईव के बारे में? क्या इसका मतलब मेरे दिमाग की यादें असली नहीं हैं? गर्दी ने समझाया, वे यादें असली सैम बेल की हैं। उन्हें एडिट करके तुम्हारे दिमाग में अपलोड कर दिया गया। जैसे ही सच्चाई खुली, सैम बेहद उदास हो गया। वो पागल की तरह व्यवहार करने लगा। म्यूजिक प्लेयर पर तेज संगीत चला और नाचने लगा। फिर दूसरा सैम उसके पास आया। दूसरे सैम ने पहले सैम से बार बार माफी मांगी। फिर कहा, जब मैं मेडिकल रूम में जागा तो मैंने गर्टी को कमांडिंग ऑफिसर से लाइव वीडियो कॉल पर बात करते सुना। ये सुनकर सैम बोला, तुम फिर शुरू हो गए। तुम जानते हो संचार उपग्रह खराब है, इसलिए हम किसी से लाइव बात नहीं कर सकते और कोई हमसे संपर्क नहीं कर सकता। दूसरे सैम ने कहा, विश्वास करो, वे झूठ बोल रहे हैं। उपग्रह के साथ कुछ नहीं हुआ। वे सिग्नल ब्लॉक कर रहे हैं, इसलिए हम पृथ्वी से संपर्क नहीं कर सकते। लेकिन जब उन्हें लाइव बात करनी होती है तो वे सिग्नल अनब्लॉक कर देते हैं और बाद में फिर ब्लॉक कर देते। सैम ने कहा, मुझे पता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम से सिग्नल ब्लॉक नहीं हो रहा, वरना मुझे अब तक पता चल जाता। दूसरे सैम ने जवाब दिया, शायद वे आधार के बाहर से ब्लॉक कर रहे हों। सच्चाई जानने के लिए दोनों रोवर लेकर अलग अलग दिशाओं में निकले। वे आधार से दूर जाते हुए सिग्नल की तलाश करते रहे, जब अचानक उनके रोवर पर अलर्ट आ गया। ये वर्किंग पैरामीटर्स की सीमा थी। कंपनी ने चंद्रमा पर वर्किंग बाउंड्री सेट की थी और वे उससे आगे नहीं जा सकते थे, लेकिन वे अब भी सीमा पार कर चुके थे। थोड़ा और आगे जाने पर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उन्हें सदमे में डाल गया। सैम रोवर से उतरा और चारों ओर देखा। ये एक बड़ा एंटीना था। वो एंटीना असल में सिग्नल जे नंबर था जो आधार के चारों ओर लगाया गया था। सिग्नल जे नंबर चंद्र कंपनी ने खुद लगाया था ताकि आधार तक कोई सीधा उपग्रह सिग्नल न पहुंचे और क्लोन पृथ्वी से लाइव संचार न कर सके। सैम उसे देख ही रहा था कि अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वो सूट के अंदर खून उल्टी करने लगा। वो जल्दी रोवर में घुसा, स्टार्ट किया और आधार पर लौट आया। फिर खून उल्टी की। तभी सैम को नोटिस हुआ कि खून के साथ एक दांत भी गिर गया। सैम समझ नहीं सका कि उसकी हालत क्यों बिगड़ रही है। फिर उसे ख्याल आया कि अगर हर क्लोन का अनुबंध 3 साल का है तो तीसरे साल में उनका क्या होता है। सैम को यकीन हो गया कि जैसे वो रोजाना अपनी वीडियो लॉग बनाता था, वैसे ही उसके पहले वाले क्लोन ने भी कंप्यूटर डेटाबेस में अपनी वीडियो लॉग बनाई होंगी। जानने के लिए
सैम ने कंप्यूटर डेटाबेस खोलने की कोशिश की, लेकिन वो पासवर्ड से लॉक था और सैम को पासवर्ड नहीं पता था। तभी गर्ती आया, पासवर्ड डाला और डेटाबेस खोल दिया। सैम ने देखा कि लगभग 15 सालों से क्लोन एक के बाद एक जागाए जाते रहे और आधार पर काम करने को मजबूर किए जाते रहे। इसी बीच सैम को उसके पहले क्लोन की 3 साल पुरानी वीडियो लॉग मिली। उस वीडियो में वो क्लोन भी बहुत बीमार लग रहा था। उसने कहा कि उसके बाल अचानक झड़ने लगे हैं और वो खून उल्टी कर रहा है। आखिरकार वो क्लोन उसी स्लीपिंग पॉड में लेट गया जहां उसे बताया गया कि वो पृथ्वी पर भेजा जा रहा है। ये यात्रा 3 दिन की होगी और अपनी सुरक्षा के लिए उसे पॉड में सोना होगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि पॉड में घुसने के बाद उसके साथ क्या हुआ। फिर सैम ने और क्लोन की वीडियोस देखी। वे भी तीसरे साल में बीमार पड़ गए और उसी पॉड में सोने चले गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, किसी वीडियो में नहीं दिखा। उत्सुक होकर सैम खुद स्लीपिंग पॉड के पास गया और उसे बंद कर दिया। तभी पॉड के अंदर अचानक एक तेज चमक हुई। जब सैम ने पॉड के चारों ओर देखा तो एक कोने में राख जैसी चीज दिखी। सैम को सब समझ आ गया। हकीकत में जब क्लोन का 3 साल का अनुबंध खत्म होता तो उन्हें पृथ्वी पर नहीं भेजा जाता, बल्कि उन्हें धोखा देकर पॉड में डाला जाता और जला दिया जाता। ये सोचकर सैम कांप उठा। फिर उसके पॉड के किनारे पर फर्श में एक चैम्बर नजर आया। टूल्स से उसने चैम्बर खोला और अंदर गुप्त कमरा मिला। दूसरा सैम अभी आधार पर लौटा ही था। सैम ने उसे बताया कि उसे वो गुप्त कमरा मिल गया है जिसकी तलाश वो कर रहा था। ये सुनकर दूसरा सैम उसके साथ कमरे में घुसा। उन्होंने देखा कि कमरा सैम के कई क्लोन से भरा पड़ा था। इसका मतलब दूसरे सैम की सारी बातें सही थीं। हर 3 साल में कंपनी एक क्लोन को नष्ट कर देती और दूसरे को जगा देती। इसी बीच सैम को कुछ याद आया। उसने अपना लैपटॉप उठाया और रोवर से सिग्नल GNN एंटीना तक गया, जहां से वो पृथ्वी से संपर्क कर सका। उसने अपनी पत्नी टेस को वीडियो कॉल की, लेकिन टेस के बजाय एक लड़की ने कॉल रिसीव किया। अजीब बात यह कि वो लड़की वही थी जिसे सैम ने भ्रम में देखा था। कॉल के दौरान सैम ने अपना कैमरा कवर कर रखा था। सैम ने लड़की से पूछा, क्या मैं टेस बेल से बात कर सकता हूं? लड़की ने कहा, सॉरी, वो कुछ साल पहले मर चुकी हैं। ये सुनकर सैम सदमे में बोला, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि टेस मर चुकी हैं? लड़की ने कहा, क्योंकि मैं उनकी बेटी हूं, मेरा नाम ईव है। ये सुनकर सैम स्तब्ध रह गया। उसने ईव से उसकी उम्र पूछी। ईव ने कहा कि वो 15 साल की है। सैम ने पूछा कि टेस की मौत कैसे हुई? ईव ने अंदर चिल्लाकर कहा, पापा, कोई मॉम की मौत के बारे में पूछ रहा है। फिर अंदर से आवाज आई, रुको स्वीटी, मैं आ रहा हूं। वो आवाज असली सैम बेल की थी। मतलब असली सैम बेल पृथ्वी पर अपनी फैमिली के साथ जिंदा था। ये एहसास होते ही सैम ने कॉल काट दी। ये सच्चाई ने सैम को पूरी तरह तोड़ दिया। अब वो यकीन कर गया कि वो कभी पृथ्वी नहीं लौट पाएगा। वो रोने लगा। थोड़ी देर बाद सैम आधार पर लौटा। उसकी हालत बिगड़ चुकी थी। वो ठंड से कांप रहा था। ये देखकर दूसरे सैम को चिंता हुई। उसने सैम को बिस्तर पर लिटाया। उसके बाद उसने सैम का लैपटॉप चेक किया और सैमीव की बातचीत का रिकॉर्डिंग देखा। इससे उसे पूरी सच्चाई पता चल गई। फिर दूसरे सैम को कुछ सूझा और वो तुरंत गर्ती के पास गया। गर्ती की मदद से उसने एक नए सैम क्लोन को जागने की प्रक्रिया शुरू की। उसके बाद दूसरा सैम सैम के पास गया और बोला, तुमने यहां 3 साल बिताए हैं, इसलिए अब तुम्हें पृथ्वी जाना चाहिए और नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। मैंने एक प्लान सोचा है। मैं तुम्हें हीलियम-3 कंटेनर में छिपा दूंगा और पृथ्वी की ओर लॉन्च कर दूंगा। जैसे ही तुम पृथ्वी पहुंचोगे, लॉन्चर से निकल जाओगे और भाग जाओगे। इससे तुम हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। लेकिन समस्या है, रेस्क्यू टीम जल्द आ रही है। अगर वे क्रैश रोवर में तुम्हें न पाए तो उन्हें पता चल जाएगा कि हमने सच्चाई जान ली है। वे मुझे मारेंगे ही, साथ ही पृथ्वी पर तुम्हें ढूंढकर मार देंगे। इसलिए मैंने एक नया क्लोन जगा दिया है। हम उस क्लोन को मार देंगे ताकि रेस्क्यू टीम को बेवकूफ बनाए और उसे तुम्हारी जगह रोवर में रख दें। इससे वे हमारे प्लान पर शक नहीं करेंगे। भले ही दूसरे सैम का प्लान कारगर था, लेकिन सैम क्लोन को मारना नहीं चाहता था। ऊपर से सैम की हालत बिगड़ चुकी थी। उसने दूसरे सैम से कहा, मुझे लगता है कि
मैं पृथ्वी पहुंचने तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। इसलिए तुम मेरी जगह पृथ्वी जाओ और मैं क्रैश रोवर में लौट जाऊंगा, क्योंकि हम किसी को मार नहीं सकते। भले ही दूसरे सैम को यह फैसला पसंद ना आया, लेकिन सैम के जिद करने पर वो मान गया। वो सैम को क्रैश रोवर की ओर ले जाने में मदद करने लगा। वे बातें करते हुए चल रहे थे जब अचानक सैम बेहोश हो गया। ये देखकर दूसरे सैम को एहसास हो गया कि सैम का अंत नजदीक है। उसने सैम को रोवर के अंदर छोड़ा, एक सच्चे दोस्त की तरह विदा लिया और आधार पर लौट आया ताकि लॉन्चर से पृथ्वी जाने की तैयारी कर सके। तभी गर्दी आया और दूसरे सैम को बताया कि जो भी हुआ वो उसके डेटाबेस में रिकॉर्ड हो चुका है। अगर रेस्क्यू टीम उसके डेटा चेक करेगी तो गर्टी एक्सपोज हो जाएगा और जैसे ही दूसरा सैम पृथ्वी पहुंचेगा, कंपनी उसे मार डालेगी। इसलिए गर्ती ने कहा, सैम, मैं चाहता हूं कि तुम सुरक्षित रहो। तुम्हारे जाने से पहले मुझे ताकि सारा डेटा मिट जाए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान हो। ये सुनकर सैम ने सम्मान से गर्दी का डेटा मिटा दिया। फिर वो लॉन्चर में सवार हो गया और रेस्क्यू टीम के पहुंचने से ठीक पहले पृथ्वी के लिए रवाना हो गया। जब टीम आधार पर पहुंची तो नया जागा क्लोन पहले से ही जिंदा हो चुका था। रेस्क्यू टीम ने मान लिया कि ये वही क्लोन है जो हार्वेस्टर हादसे के बाद जागा था और उसने हीलियम-3 कंटेनर लॉन्चर से पृथ्वी भेजे हैं। उन्हें दूसरे सैम के भागने का पता नहीं चला। इधर क्षतिग्रस्त रोवर में सैम अभी भी जिंदा था, लेकिन अंतिम सांसें ले रहा था। उसने दूसरे सैम को पृथ्वी जाते देखा और शांतिपूर्वक अपनी मौत स्वीकार कर ली। असल में सैम की मौत इसलिए हुई क्योंकि हर क्लोन की उम्र सिर्फ 3 साल की होती थी और 3 साल बाद वे बीमार पड़ जाते और स्वाभाविक रूप से मर जाते। कुछ दिनों बाद पृथ्वी पर खबर फैलने लगी कि सैम बेल का एक क्लोन चंद्रमा से लौटा है और चंद्र उद्योगों पर क्लोन को काम करने के लिए मजबूर करने और उनकी भावनाओं से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा रहा है। दूसरे सैम ने सरकार को कंपनी की क्रूरता के सारे सबूत दिए, जिससे भारी आक्रोश फैल गया। कंपनी की साख ध्वस्त हो गई और उसके शेयरों की कीमत गिर गई। यही कहानी खत्म होती है।